हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की कि ई गवर्नेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सरकार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक या एक्सीलेंट सरकार भी कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो, हमारी जीवन पद्धति जब से ये इस तरह की ई गवर्नेंस आई है, ई गवर्नेंस कैसे बनी नई, हमारा जो आज का युग है वो तकनीकी युग है। जीवन पद्धति और जो हमारी कार्य है और जो हमारी संस्कृति शैली है, इस पर वैज्ञानिक का, नए तरीक़ों का, आधुनिक तरीक़ों का, नई तकनीकों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा जो है असर हुआ है। हम देख रहे हैं कि आज हमारी सूचना के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, वायुयान, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, तार, कंप्यूटर, फैक्स, इन चीज़ों के आने से हमारे जीवन शैली पर बहुत ही असर हुआ है, अच्छा असर हुआ है। और इसी तरह से प्रशासन में भी सूचना और नई तकनीक आने से नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। और इससे क्या हुआ है कि प्रशासन की गतिशीलता कई गुना बढ़ गई है। इससे प्रशासन को सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष जोड़ना संभव हो गया। विज्ञान एवं तकनीक के विकास से प्रशासन का स्वरूप बदल गया है और समूची प्रशासन व्यवस्था को निम्न या ग्रामीण स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि अब बैंक का काम हो, डाकखाने का काम हो, तहसील का हो, अस्पताल का हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हमें जब इनसे संपर्क करना होता है तो हम घर बैठे बैठे भी टिकट बुक करानी है, बिल जमा कराना है, तहसील में कोई कागज़ जमा कराना है, अस्पताल से कोई हमारा कागजात लेके आने हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करानी है। हम देखते हैं कि आज हम घर बैठे बैठे नए आधुनिक तरीक़ों का प्रयोग करके घर बैठकर ये सभी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो सरकारी विभाग हैं उन्होंने अपनी अलग अलग वेबसाइट तैयार की है। हम उस वेबसाइट पर जाकर उस वेबसाइट को खोलकर अपना कार्य उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन विभागों से कर लेते हैं। इसी क्रम में सन 2001 को जब सारे देश ने इस चीज़ को अपनाया तो 2001 को सरकार ने ई गवर्नेंस घोषित कर दिया कि सभी राज्य सरकारें और हमारा भारत देश इस ई गवर्नेंस को अपनाना शुरू करे। प्रशासन के अंदर इस चीज़ को लागू कर दिया जाए और प्रशासन अपना कार्य ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस के माध्यम से करे। अब आगे है ये जानने के लिए ई गवर्नेंस का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक्सीलेंट गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट, इनेबल गवर्नमेंट, इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे IT एडमिनिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस सक्षम सरकार, सर्वश्रेष्ठ सरकार, और अपने हिंदी साधारण शब्दों में कहेंगे प्रभावशाली सरकार, इफ़ेक्टिव प्रभावशाली, सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट, ठीक है, सक्षम सरकार, इनेबल सरकार, ठीक है। आधुनिक जो सूचना और तकनीकी युग है, इसी के कारण प्रशासन को ई गवर्नेंस का नाम दिया गया है। ऐसा प्रशासन जो नई तकनीकों से भरा हुआ हो, ठीक है, और नए तरीक़ों का, नई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके ऑनलाइन काम करे, ठीक है। और कई बार ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नमेंट का भी नाम दिया जाता है। स्मार्ट वैसे तो SMART स्मार्ट, लेकिन अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा इसका? सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एवं ट्रांसपेरेंट सरकार। सारी बातें इसमें शामिल होगी कि सिंपल है, मॉडल है और जो है अकाउंटेबल है, जवाबदेही सरकार बनती है। इससे लोगों की बातों का एकदम से जवाब दिया जा सकता है।
रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी सरकार बनती है, ट्रांसपेरेंट सक्षम सरकार बनती है, स्मार्ट एकदम स्मार्ट मतलब सक्षम। और अब है ई गवर्नेंस की विशेषताएं कि ई गवर्नेंस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है आधुनिक तकनीक से लैस है ये पूरी तरह से, कि ये गवर्नमेंट ई गवर्नेंस जो होती है, ई प्रशासन जो होता है वो पूरी तरह से नए तकनीकों से भरा हुआ होता है। यहाँ पर इसमें नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पद सोपान के कम से कम स्तर होते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है तो संगठनों में पद सोपान के स्तर कम हो जाते हैं, क्योंकि अब वही काम जो ज़्यादा कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था वो अब इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा किया जा रहा है। संगठन उन्मुखी कि यह गवर्नेंस संगठन उन्मुखी होता है, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह संगठनात्मक ढांचे की महत्ता पर संगठन को और मजबूत बनाता है। त्वरित यानी कि तेज चलता है। ये सरकार ई गवर्नेंस जो है वो नए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करती है तो कार्यविधि जो है वो तेज हो जाती है, हाथ से काम नहीं करना पड़ता, कार्यविधि तेज हो जाती है। सहयोगी सरकार है क्योंकि नए तरीके का प्रयोग है। नई नई सूचनाओं को पहले तो सरकार गोपनीय रख सकती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक साधनों का काम प्रयोग होने के कारण ऑनलाइन काम हो गया है, ठीक है, तो कोई भी काम गोपनीय नहीं रख सकता, पारदर्शी हो गई है सरकार। लक्ष्योन्मुखी ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य है कि लोगों का कल्याण करना, ठीक है, क्योंकि सरकार प्रशासन जो है वो जो जनता के कल्याण के लिए तैयार किया जाता है। अगली विशेषता है कंप्यूटराइज्ड दस्तावेज। आज जहां पुरानी तरीकों में हम देखते थे, परंपरागत तरीकों में भारी भरकम फाइलों को संगठनों में तैयार किया जाता था, सारे कार्यों को फाइलों में लिखा जाता था, लेकिन अब वही दस्तावेज कंप्यूटराइज्ड होने लगे हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर फाइल को तैयार किया जाता है। अगली विशेषता है तत्काल जवाबदेही। ई गवर्नेंस बिना देरी करे तुरंत जवाबदेही से युक्त होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जानकारी किसी विभाग द्वारा मांगी जाती है तो उसका बहुत जल्दी जवाब दिया जाता है। उपलब्ध उन्मुखी ई गवर्नेंस व्यय उन्मुखी नहीं, खर्चा ज़्यादा नहीं करती बल्कि उपलब्धियां ज़्यादा प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा आंकड़ों का संग्रह। ई गवर्नेंस में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रह इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा किया जाता है, जिससे कार्य और भी तेज़ी से होता है। औपचारिकताओं पर कम ध्यान दिया जाता है कि ई गवर्नेंस के अंदर औपचारिकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि ये फाइल कहाँ से जाएगी, किसके हाथ से गुजरेगी, पहले किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, और इन चीज़ों पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण कार्यों में देरी नहीं होती, काम जल्दी बन जाता है। सृजनात्मक कार्यों के लिए अधिक समय होता है। ई गवर्नेंस में कार्य जल्दी निपटा लिया जाता है, इसलिए जो बचा हुआ समय है वो अन्य कार्यों पर लगाया जाता है। उसके बाद है सुधार पर बल। ई गवर्नेंस में निरंतर ये प्रयास किया जाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नए नए सुधार किए जाएं। ये होगा ई गवर्नेंस की विशेषताएं। अब है कि ई गवर्नेंस की लाभ क्या है। जो विशेषताएं हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हीं के कारण ई गवर्नेंस को लाभ मिलता है। पहला लाभ है नागरिकों के दैनिक जीवन में सहायक। पहले जहां हर नागरिक को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों में जाना पड़ता था, समय बर्बाद करना पड़ता था, आज वहीं नागरिकों को अपना लाइसेंस बनवाना है, अपना कोई बिल भरना है, संपत्ति खरीदनी है, पासपोर्ट बनवाना है, तो वो घर बैठकर ऑनलाइन कार्य करवा सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों को मूल्यांकन मुख्यालय से जोड़ना। जहां पहले दूर दराज के क्षेत्रों में मुख्यालय बहुत दूर हो जाते थे, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती थी, समय लगता था, आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रशासन जो है उन सभी मुख्य छोटे कार्यालयों को लोगों को
और समाज को मुख्यालयों के साथ नए तरीक़ों से जोड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के, और हर नई जानकारी लोगों को जो है ऑनलाइन के माध्यम से उनके स्थान पर ही उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संबंध। ई गवर्नेंस से सरकार और जनता के बीच जो है सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। ईमेल या इंटरनेट के द्वारा लोग आपस में कोई भी बात एक दूसरे के साथ से पता कर लेते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता। ई गवर्नेंस के द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता आती है। यदि नागरिकों को कोई सूचना पूछनी है, प्राप्त करनी है, तो वो उससे पारदर्शिता और भी स्पष्ट हो जाती है। समन्वय में आसानी। ई गवर्नेंस के विभिन्न विभागों और संगठनों में आपसी संबंध स्थापित हो जाता है और सूचनाओं की प्राप्ति जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। और निर्णय, शीघ्र निर्णय। ई गवर्नेंस के अंतर्गत किसी समस्या के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त हो जाने पर किसी बात का निर्णय करने में भी आसानी होती है। अगला लाभ है लाल फीताशाही से मुक्ति। जब मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, ई गवर्नेंस के माध्यम से नए साधनों का प्रयोग किया जाता है, पदस्थापन के स्तर कम हो जाते हैं, तो कार्य में देरी नहीं लगती। मितव्ययी व्यवस्था है ई गवर्नेंस, क्योंकि थोड़ा खर्चे से काम ज़्यादा होता है। नौकरशाही के आकार में कभी, जैसा मैंने अभी बताया है कि हर संगठन के अंदर कार्य कर्मचारियों के द्वारा नहीं बल्कि ज़्यादा कार्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा किया जाने से कर्मचारियों का आकार सीमित होने लगता है। नूतन प्रयोग। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन में नए प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1999 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उनमें 46 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, और 2000 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें और ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक। और इस प्रयोग के आधार पर अप्रैल 2004 में 14वीं, अप्रैल मई 2009 में 15वीं और अप्रैल और मई 2014 में 16वीं लोकसभा की सीटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का पूरी तरह से प्रयोग किया गया। अगला लाभ है भ्रष्टाचार में कमी। ई गवर्नेंस के द्वारा प्रभावी जो ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से प्रभाव बनाए हुआ था प्रशासन के अंदर, उस पर रोक लगाने में ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा योगदान है। अब है अगला जो पॉइंट है वो है ई गवर्नेंस को प्रभावशाली बनाने वाली शर्तें, कि क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे ई गवर्नेंस और भी प्रभावशाली तरीके से कार्य करे। तो इसमें सबसे पहले है आधारभूत सुविधाओं का होना। ई गवर्नेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर हर रोज़ नई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, इंटरनेट के प्रयोग को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए। नौकरशाही की अनुदारवादी सोच में बदलाव। जो संगठन के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अंदर जो रूढ़िवादी सोच है, उनका जो मानसिक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। उनके अंदर नया दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण उनका चेंज होना चाहिए। उन्हें ये समझाया जाना चाहिए कि पुरानी परंपरा को, पुरानी सोच को छोड़कर नए तरीक़ों से अपनाने से संगठन को, समाज को, देश को और लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। अगली शर्त है इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग में बढ़ावा। जैसे अभी पहले ही बताया दूसरा प्रयोग कि नई इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस की गति को तेज़ करना। समाज में ई गवर्नेंस की गति बहुत धीमी है। समाज में जिस गति से सूचना तकनीकी का प्रसार हो रहा है उसके अनुपात को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। समाज में लोगों को इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि ई गवर्नेंस अपनाने से समाज में, प्रशासन में और देश की प्रभावशीलता और ज़्यादा बढ़ेगी। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
ई गवर्नेंस की सफलता के मार्ग में एक अन्य बाधा है कि जो संगठनों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें नई तकनीकों का प्रशिक्षण कम है। तो उन ऐसे कर्मचारियों को नई तकनीकों का समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो उन साधनों का प्रयोग करके जनता का कार्य कर सके। साइबर अपराधों को रोकना। प्रशासन में ई गवर्नेंस की सफलता के मार्ग में साइबर अपराध बहुत बड़ी बाधा है और इन अपराधों की रोकथाम के लिए उचित एवं प्रभावशाली प्रयास किए जाने चाहिए। पर्याप्त धन की व्यवस्था। धन के अभाव में भी प्रशासन में ई गवर्नेंस को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार। ई गवर्नेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो ये बात ई गवर्नेंस की महत्ता को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। यह था हमारा आज का टॉपिक ई गवर्नेंस। आगे है ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ। इस विषय को आप पढ़ेंगे। ये जो ई गवर्नेंस की शर्तें हैं इन्हीं को चुनौतियाँ बनाया गया है और यही पॉइंट इसी के अंदर है।